झूले लद्दाख में कहते हैं झूले। बहुत 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 खुशी हुई आज ये देखकर कि स्कूलों में बदलाव आ रहा है और जहां मैं चाहता था कि एक्शन हो वहां हो रहा है। थोड़ा कम हो रहा है पूरे देश में, दुनिया में, मगर हो रहा है, इसकी बहुत खुशी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और CSE को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। जब इनका डाउन टू अर्थ मैगजीन निकला नहीं तो मैं सब्सक्राइबर था। तो बहुत गर्व है कि हमारे देश में एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में ऐसे विचारों को बढ़ावा दे रही है। शायद ऐसे ही कदमों से हम विश्व गुरु बनेंगे। तो बधाई। जब मैं पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए अनशन पे जाता हूँ या पद यात्रा करता हूँ लेह से महीना चलते हुए दिल्ली, तो कई लोग पूछते हैं इतना आप क्यों करते हैं, क्या है आपका, कुछ एजेंडा तो होगा, कुछ एजेंडा तो होगा। मैं हैरान होता हूँ, बिल्कुल एजेंडा है। मेरे घर में आग लगी और आग लगने पे अगर मैं पानी फेंकूं, बुझाने की कोशिश करूं, तो उनसे नहीं पूछते हैं कि आपका क्या एजेंडा है, कुछ ज्यादा पानी फेंक रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं मुझसे ना पूछिए कि मैं क्यों आग बुझा रहा हूं, पूछिए उनसे कि जो आग नहीं बुझा रहे हैं वो क्यों नहीं बुझा रहे हैं साथ मिलकर। तो सवाल वो है। और ये आग सच में लगी है, ये आग सिर्फ फिग्यूरेटिव या तस्वुर की बात नहीं है। ये आग कैलिफोर्निया में लगी है, ये आग ऑस्ट्रेलिया में लगी है, ये आग साउथ अमेरिका में लगी है, हमारे देश में लगी है, जंगलों में लगी है। और ये आग हर उस बिजली घर में लगी है जहां कोयला जलाया जाता है। ये आग हर उस घर में लगी है जो यूरोप अमेरिका में है, जहां बॉयलर्स और हीटिंग सिस्टम्स जलाए जाते हैं। बल्कि ये आग उन घरों में भी जहां एयर कंडीशनर्स चलाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स चलाए जाते हैं। लगता नहीं है, दिखता नहीं है, मगर हमने इसे कहीं और दूर छुपाया है, किसी बिजली के, कोयले के बिजली घर में, तो वहां आग लगी है। ये आग सड़कों पे लगी है जहां हमारी मोटर गाड़ियां, हर एक गाड़ी एक चूल्हा है, हर एक हवाई जहाज एक हवा में चूल्हा है, हर एक समुद्री जहाज पानी में चूल्हा है, हर जगह आग लगी है। ये आग जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनमें भी लगी है, क्योंकि वो भी आंखों से दूर कहीं कोयले से बिजली जलाकर फिर गाड़ियां चलाते हैं। तो ये आग बहुत जगह लगी है और इससे बुझाने की जरूरत है। ये आग, जनसंख्या भी एक आग है। अगर एक साइंटिफिक नजर से देखें तो हर आदमी एक चूल्हा है जो कि 2000 कैलोरीज हर दिन जलाता है। तो जितने चूल्हे हों उतना हम आग लगाए बैठे हैं, और इससे हो क्या रहा है वो समझना और जरूरी है। आपको पता है इस धरती पर प्लेनेट अर्थ was not livable. Life was not possible years ago. Few billion years ago, life was not possible. There was 98% carbon dioxide in the air. Temperatures were above 200 degrees. And then some magic happened. Life started, and particularly a process called photosynthesis, which started absorbing all the carbon from the air, bringing it down from 98% to 0.03, now 4%. And the temperature from 200 to 13, now 15. Beautiful temperature still. And life was possible. We all were possible. Imagine how it would have been back then. This
beautiful process brought the carbon dioxide down and hid it deep inside the ground. And today, we think we are very clever, very modern, and we bring it all out and release it all back. And then we are surprised things are getting strange, temperatures are rising. Well, you are taking your planet to the state where life was not possible. If you walk on this path further, it will finally direct it towards that condition where you started. Does it sound logical? You're doing what made your life, you're undoing what made your life possible. ये क्या उदाहरण है? कोई एक आदमी बहुत चाहता है कि वो अपने बाइसिकल को रंग दे। पुरानी बाइसिकल है, रोज रोता रहता है, मेरी बाइसिकल को मैं रंगना चाहता हूँ मगर मेरे पास पैसे नहीं है। फिर एक दिन बड़ा खुश एक पेंट का डब्बा लेके आता है और पूछते हैं कि अरे पैसे आ गए? हाँ आ गए। कहाँ से लाए? वो जो बाइसिकल थी ना वो बेच दी। तो यही हालत हम इस धरती का कर रहे हैं, इस आधुनिकीकरण के रास्ते पर। लाइफ पॉसिबल नहीं होगा जिसे आप आज का मॉडर्न कह रहे हैं, उस रास्ते पे चलते जाएं तो। इसलिए दोबारा सोचने की जरूरत है, दोबारा सोचने की जरूरत है और दोबारा परिभाषित करने की जरूरत है। Redefine all the things that we go by, the fundamentals. Education को redefine करने की जरूरत है। If we put the same fuel, we cannot expect something different. The education system we follow is from the Industrial Revolution period, when we wanted to produce more, consume more, didn't know about any limits, and today we know that things are falling apart. So we better change what we are putting in to our young people. But that's not happening much. And I always say, it's the young people in the schools that we should address. Grown-ups are already set. And still, many people try to convince and influence grown-ups. And you have to organize lectures, seminars, workshops, but they are of 1 hour, 1 day, 1 week, and that too people don't find time. सेमिनार मेरे पास वक्त नहीं है, वर्कशॉप पर कैसे एक हफ्ता निकालूं, सुनने के लिए कोई लोग मिलने भी मुश्किल, उनके पास समय नहीं है। मगर फिर भी मैं ये कहता हूं कि सालों पहले हर नागरिक ऐसे एक प्रक्रिया से गुजरा है जहां 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि 10 से 20 साल के लिए हम सुन रहे थे, कैप्टिव लिसनर्स थे। और वहां आप नहीं बोले, यहाँ पकड़ पकड़ के 1 घंटा 1 दिन लेके आप प्रकृति के बारे में बताएं, तो वो जगह जहां हर नागरिक 10-20 साल सुनने के लिए आता है उसे स्कूल कहते हैं। मगर उस पर काम बहुत कम होता है और आज कितनी खुशी हुई कि वही हो रहा है जहां करने की जरूरत है, स्कूलों में, ताकि हमें बड़े होकर लेक्चर्स और वर्कशॉप से ना सीखना पड़े कि इस धरती पर कैसे जीना है। तो मैं बिल्कुल ये ग्रीन स्कूल अवार्ड्स के लिए तालियां, कि ये सिर्फ एक पहल, एक कदम न रहे, बल्कि हर स्कूल को इसमें से गुजरना हो, वरना उन्हें स्कूल ना कहलाए जाएं। ये अनिवार्य होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी, जो प्रकृति के लिए काफी संवेदना रखती है, वो ऐसे पहल को, ऐसे कदमों को देश में हर जगह लागू करें और शायद उससे उदाहरण लेकर दुनिया में स्कूलों में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि वहां से जो निकल के आते हैं वो धरती को मरहम पट्टी करने वाले लोग निकले, उसे घाव करने वाले नहीं, आग बुझाने वाले निकले, ना कि आग जलाने वाले निकले।
और ये तैयारी उस समय हो तो बेहतर है जब हम सब सुनने के लिए तैयार हैं, वक्त है, वही हमारा काम है जो अर्ली लाइफ है हमारा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है कि ये हम किस लिए कर रहे हैं। आग लगी है, कभी हमने तेल और चिंगारियों का सबक दिया तब जरूरत हुई होगी, अब उसी से आग लग चुकी है, तब भी हम तेल और चिंगारियों का ही सबक दें तो आग फैलता ही जाएगा। अब तो बुझाने की तालीम दीजिए, पानी कैसे छिड़कें, कैसे आग बुझाते हैं, तो बदलिए हालात को देख के हमारे इनपुट्स, ताकि कुछ और निकले, नहीं तो यही आग फैलता जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों को जैसे सबसे जरूरी है दोबारा से सोचने का, दोबारा से जीने का तरीका सिखाया जाए और दिखाया जाए, जिया जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि आप इसे लागू करके सालों से चल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा ही बड़ों में भी होने की जरूरत है, और बड़ों में सेमिनार्स, लेक्चर्स से ज्यादा या फिर साइंटिस्ट, इंजीनियर से ज्यादा लोग दुनिया में धर्म गुरुओं की सुनते हैं, और धर्म गुरुओं को जरूरत है कि वो धर्म को पुनर्परिभाषित करे। आज समय बदला हुआ है, हर धर्म बोलता है अहिंसा परमो धर्म, कोई नहीं कहता है हिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म है तो फिर हिंसा कहां से हो रही है वो तो देखिए। वो जमाना गया जब हिंसा छुरे के साथ, तीर कमान के साथ होती थी, आज हिंसा जीवन शैली से हो रही है। आज हिंसा प्रकृति की हानि के कारण हो रही है। आप जहर देके छुरे से नहीं मार रहे हैं लोग, आज आप गाड़ियों से, कचरे से सामान इतना खरीदें कि आपके पास 20 जूते हैं, 22वां जूते खरीदे जा रहे हैं, और उस हर जूते के पीछे एक आग लगी है, एक कारखाना चल रहा है, इससे हो रही है। और मैं क्या दिल्ली में बताऊं, दिल्ली में तो ये साफ दिख रहा है कैसे लोगों को स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा है। आज जिनको 90 साल जीना था वो 80 पे मर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन अलोन। तो वो 90 वाले को 80 पे मार डालना क्या पाप नहीं है? तो धर्म गुरुओं को जरूरत है कि वो पुनर्परिभाषित करें, और पर्यावरण से हानि करना उसे पाप घोषित किया जाए, और पर्यावरण को बचाना, वृक्षों को बचाना उसे पुण्य घोषित किया जाए। तब तो लोग कुछ बदलेंगे जीवन में। बड़ों की बात कर रहा हूं, तो बहुत पुनर्परिभाषण की जरूरत है। रीडिफाइनिंग एजुकेशन, रीडिफाइनिंग इवन गॉड एंड रिलीजन, पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है नियमों के, कानून के, लीगल रीडेफिनेशन। आज हम इस स्लो पॉइजनिंग को जुर्म समझते ही नहीं है। कोई छुरे से किसी को मारे तो सीधा जेल जाता, कोई धुएं से मारे 80 साल वाले को 70 पे ही, दादी माँ को, नानी माँ को, उसे कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है कि ये भी पाप नहीं तो जुर्म है। आज तो जेल होने चाहिए जहां पर आप औरों की हत्या कर रहे हैं। हाँ, आपका पैसा है, मैं क्यों ना खरीदूं, मेरा पैसा है, तुम्हें क्या? मगर कहते हैं ना, आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां मेरा नाक शुरू होता है। चर्चिल ने बहुत फेमसली कहा, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। कोई जनाब थे जो अपना छड़ी घुमा रहे थे पार्क में, और वो पीछे पीछे आ रहे थे, तो पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? आई एम ए फ्री सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, आई कैन डू व्हाट आई लाइक। तो बोले योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। तो ये जो लोग गैस चैम्बर में बदल रहे हैं शहर को, ये आजादी उन्हें किसने दी? Your freedom ends where my breath begins. तो लॉ, कानून, नियम को पूरा पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। वैसे ही
डेवलपमेंट क्या है इसे भी दोबारा देखने की जरूरत है। ये प्रगति जिसे हम कहते हैं, विकास जिसे हम कहते हैं, क्यों करते हैं हम विकास? इसी आश्रय से कि हम और खुश होंगे और हमारी जिंदगी आसान होगी। तो क्या हो रहे हैं आसान, वो भी तो जरा देखिए। मुझे तो नहीं लग रहा है आसान हो रहा है। जब आपके पास सांस लेने की हवा ना हो, पीने का पानी साफ ना हो, धरती दूषित हो और जहरीली हो गई हो, तो कैसी प्रगति, कैसा विकास? इसे दोबारा देखने की जरूरत है कि हम ख्वाहिशों को पीछा करते करते पहुंच कहां रहे हैं? आर वी एक्चुअली गेटिंग बेटर ऑफ इन लाइफ? एंड देयरफॉर we have to rethink about following this Western idea of development, of chasing consumption and production, chasing supply side, what all we need, and never caring about the demand side, what we need or we don't really need. And this India can teach the world. 2,500 years ago, I'm so impressed of the wisdom of India. Gautama Buddha said, for a human being, it's a higher achievement to dissolve and eliminate one single desire than to fulfill 1,000 desires. समझ रहे हैं आप? हजारों चाहत को पूरा करते रहें और कर भी लिया हो, तो उससे बड़ा आदमी है वो जिसने एक चाहत को भस्म कर दिया। क्योंकि 1000 चाहत पूरा करेंगे तो अभी 1001वां, दूसरा, तीसरा और निकलते जाएंगे। बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी ये कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं हम सभी। ये ख्वाहिशें खत्म नहीं हुई। और बुद्धा क्या कहते हैं कि उसको मानो वो सफलता है जहां आप एक ख्वाहिश को कम कर पाए। क्योंकि ख्वाहिश कम करके अगर आप खुश होते हैं तो उससे ज्यादा एफिशिएंसी क्या है? हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एफिशिएंसी की बातें करते हैं। सबसे इनएफिशिएंट सिस्टम लेगा जहां कभी आप खुश हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फैलता जाएगा। मगर हमारे भारत की जो सोच है पूर्व की, वो है कि आप ख्वाहिशें कम करती जाएगी। 1000 से 999 से 900 से 100 से 99, तब अब सबसे सफल हैं जब आप आखिरी ख्वाहिश भी खत्म कर रहे हैं। तो हमारे रोल मॉडल्स वो नहीं होने चाहिए जिन्होंने 5 बंगले और 50 जूते खरीदे हों। वो होने चाहिए जो 2 जूते से जी पा रहे हैं, अब वो दूसरा भी छोड़ने वाले हैं। वो हमारा फैशन होना चाहिए, भारत का फैशन जो विश्व में फैले। तो फिर भारत विश्व गुरु होगा कि यहाँ के लोग कम से कम में ज्यादा से ज्यादा खुशी पाते हैं। इसी को एफिशिएंसी कहते हैं ना। एफिशिएंसी क्या है? हम अंग्रेजी में कुछ साइंटिफिक बना के बोलते हैं और कुछ लोग सोचते हैं जब मैं ऐसी बुद्ध की बातें करूं योग के देश से, जहां पर ऐसे फलसफे आए हैं भारत से, तो सोचते हैं कि मैं कुछ ज्यादा टची फीली हूं, न्यू एजी, दिस इज सम बाबा टॉक, आई डोंट अंडरस्टैंड। देन आई टेल देम, योर ओन gurus of modern economics you would rather listen to, okay? If not Buddha, who said it's a greater success to eliminate a single desire, you would listen to economists. Then look at what Easterlin said. Easterlin was a big economist from the USA, and he gave the Easterlin's paradox, which says that there's a limit to the rise of happiness from spending of wealth. From money to wealth, there's a graph. So when you have no money, you have no happiness. That I agree. Nobody can be proud of hunger or disease or no shelter. That's not a good situation.
But as money grows and you have food, you have clothing, you have shelter, great. But it doesn't go linear like that. So he did an actual study. It's easy to think for us, but people need a study, where he surveyed number of people and found that after a point your wealth may grow, but your happiness doesn't. It becomes a flat graph. And then after a point it may actually go down, more wealth and less happiness. That's why you hear of high suicide rates in the richest countries. Who would want to give their lives if they were the happiest? So beyond a point, all the money brings you more misery. But misery at the cost of others also. In the process, we punish all other human beings, more importantly, all other beings. So modern economics also actually teaches the same. Same is another very, very important theory which doesn't get discussed much. The theory called law of diminishing marginal utilities. We talk of growth and GDP, but we don't talk of law of diminishing marginal utilities. Not given by a Baba or a Buddha, but by modern economics, which says that the first pair of shoes, for example, if you buy, it gives you amazing satisfaction because you were suffering with pebbles, thorns. The first pair gives you great satisfaction, but the second pair, not as much because you have one. The third, even less. Fourth, hardly any. Now imagine the 20th and the 21st pair of shoes. Doesn't. And yet that 21st pair of shoes causes as much pollution, as much destruction of air or atmosphere as the first one. So it's no point owning and amassing all these things. But I give this theory a little one-chuk twist, and I say, do buy your 21st pair of shoes. Stay. Do buy your 21st pair of shoes, I say, but the but is, don't buy it for yourself. Buy it for someone who doesn't have the first pair of shoes. Then the efficiency goes out of the roof. With each pair, 100% satisfaction, 100%. Someone who needs. Do that instead of amassing and making your home a full museum of things you don't even need. Well, I don't need to say all this in a 1 hour event. It's much better that our children learn it in the 10-year event that they go through called education. All these things need to be in the school. Why? They don't need to do all these things. That brings them more misery. I'll suffice it to say that we need to redefine a lot of things, and I'm so happy that you've all started redefining how we conduct our schools. I really congratulate all the schools, all the children and the teachers who made it happen. And I hear that less resource schools do much better than more resource or most resource schools. I can understand the highly resourced schools where the richest people go might find it very difficult to, give up their cars and so on. I would just suggest that while in absolute numbers, it's great to honor those who do great in absolute numbers, if we start with not absolute, relative change, then they might stand some chance. They may have the worst figures, let them join. And then next year, if they, compared to their last year, did a great job, have an award for that. And then the worst ones will have the best opportunity to win, because your figures are so bad that you can easily beat others. It will be very hard for the very good schools to show relative improvement. They can show absolute figures, but the worst schools will have high chances of showing great achievement and therefore winning. And that makes them then keep winning by further improving. With that, I really congratulate everybody here.
celebrating